हेलो माय डियर स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि सब होंगे झकास। तो इस उम्मीद के साथ निकू भैया शुरू करेंगे आज अपनी प्यारी सी क्लास। आज निकू भैया है क्या लाए हैं खास, राइम बनाना भी तो जरूरी है। तो देखो भैया, आज मैं लेक्चर नंबर 1 लेके आ गया हूं, चैप्टर नंबर 2 का। तो चैप्टर नंबर 2, चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स, ओ वो मनिया, सबके ऊपर अपन जानेंगे, इसमें क्या है सब कुछ पहचानेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको बताता हूं, पिछली क्लास थी हमारी भैया फिक्चर्स के ऊपर, जो कि 2 घंटे 15, 18 या 12 मिनट के आसपास की गई होगी। तो आप प्लीज उसको जरूर देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मुलेज उसके रिवाइज करके रख लीजिएगा। एंड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि मान लो आप भूल रहे हो तो एक पेपर रख लो भैया अपने पास, 1-2 दिन उस फॉर्मूले के साथ वक्त बिताओ, आपको याद आ जाएगा। खुद से जरूर सॉल्व करना। मान लीजिए मैंने 13 का 11 का बनाया, आप 15 का बनाकर देखिए, कुछ जरूर कीजिए ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। और पिछला जो चैप्टर था उसे सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं भैया जी, प्रोफेशनली भी चूज कर सकते हो आप। अगर मान लीजिए आप में से किसी को भी ये टैलेंट है, होता है ना, जैसे आपने रील्स में देखा होगा कि यार हमारे में एक ना एक दोस्त ऐसा होता है जो प्लान को लास्ट में कैंसिल ही करवा देता है ना। सारे बॉयज ग्रुप गर्ल्स ग्रुप का मुझे नहीं पता कितना होता है, क्योंकि उनका एक्सपोजर भी थोड़ा कम है, लेकिन बॉयज में ऐसा होता ही होता है। बट अगर आप ऐसे हो जो कि कोई प्लान बनाते हो, उसे एग्जीक्यूट भी कर लेते हो। ऑफ कोर्स आप लोग गोवा, थाईलैंड, वियतनाम या भूटान यहाँ वहां नहीं जाते होंगे, लेकिन आप लोग 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर जाते होंगे 5 दोस्तों को मिलाकर। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं कि आप इन सबको मिलाकर भैया एक अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर लेते हो, पिकनिक ऑर्गेनाइज कर लेते हो, तो सिर्फ आप उसे उस चैप्टर को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की तरह नहीं, एक मैनेजमेंट स्किल की तरह देखिए, जहां पे आप मार्केटिंग का काम कर सकते हो, है ना, जहां पे आप पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और पार्टीज में हर टाइप की पार्टी आती है भाई, वेडिंग की भी आती है, बर्थडे की भी आती है, और इसमें काफी अच्छा पैसा। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है जो आपको भी नहीं पता है, तो उस पोटेंशियल को बाहर निकालो। अब आपको है भैया, जब हमें पता ही तो कैसे बाहर निकाले, ऐसा सवाल नहीं पूछने का, अपन चला जाएगा। बेसिकली पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है कि आपके अंदर क्वालिटीज होती हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे अगर आप मैनेजमेंट कर लेते हो, आपके दोस्त जब आप कोई प्लान बनाते हो सब आ जाते हैं, आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हो पार्टी वार्टी, तो ये आपके अंदर क्वालिटी है, बस शायद आपकी नजर नहीं जा रही कि इसके थ्रू मैं प्रोफेशन भी बना सकता हूं। समझ गए? तो इस पावर की पहचानने की बात कर रहा था, है नहीं तो कहोगे भैया जब हमारे अंदर पावर है और हमें पता ही नहीं तो हम पहचाने कैसे, उसे बाहर निकाले कैसे? समझ गए मेरी बात? हाँ नहीं तो चलो ठीक है। तो फिर बस अपने अंदर की पावर को पहचान लो, निखार दो उसको, ठीक है जी। और डीजे वाले बाबू से बोलो गाना बजा दो, गाना बजा दो, डीजे वाले बाबू से कह दो गाना बजा दो, गाना बजा दो। चलिए जी, ठीक है। तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है जी। तो भैया जी, पिछली क्लास में हमने बताया क्या कर लिया था अपन ने, पार्ट 2 उसका कंप्लीट हो गया, चैप्टर ही खत्म कर दिया भाई, खास कर दिया था। आज का चैप्टर क्या है? तो आज हम पहले तो कुछ बच्चों के बारे में जानेंगे, यानी आपके बारे में जानेंगे। और अगर आप मुझे पहले से जानते होंगे तो आपको पता होगा मैं न्यूली फादर बना हूं, है ना, और नहीं जानते हो तब मैंने बता दिया। तो ये चैप्टर मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि मैंने इसमें जो पढ़ा बहुत ही बेहतरीन था ये, है ना, क्योंकि ये मैं भी फील कर रहा हूं, हाँ यार ऐसा भी होता है, हाँ यार ऐसा भी होता है, हाँ यार ऐसा भी होता है। ठीक है जी। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं, ऑफ कोर्स चिल्ड्रन का पोर्शन ज्यादा कवर होगा, वुमेन्स का पोर्शन लेक्चर नंबर 2 में कवर होगा, ठीक है जी। तो पार्ट 1 है आज। अब इसके अंदर है क्या भैया जी? तो चिल्ड्रन एंड वुमेन स्पोर्ट्स। अब इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं वो है भैया जी एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। WHO ने कुछ गाइडलाइंस दी है, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है जी, डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से। और कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, नॉक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, कैफोसिस, सोलोसिस एंड बो लेग्स एंड देयर रिस्पेक्टिव करेक्टिव मेजर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो यहां तक का भैया पोर्शन आज अपनी क्लास का है, इसके बाद का पोर्शन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। चलें फिर शुरू करते हैं भैया जी। हम सबको पता है WHO क्या होता है, नहीं पता तो पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो भैया, कुछ गाइडलाइंस है जो WHO ने दी। क्यों दी होगी WHO ने गाइडलाइंस, है ना? वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ बहुत सारी रिसर्च चलती रहती है, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो रिसर्च करते रहते हैं। तो ऐसे ही WHO के कुछ रिसर्चर ने रिसर्च की होगी। अब की है तो उन्होंने क्या पाया होगा? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज आइडेंटिफाइड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। उन्होंने पाया कि यार हमारे यहाँ फिजिकल एक्टिविटी होती ही नहीं है भैया जी, फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई है भैया जी, है ना, एज द 4th लीडिंग रिस्क फैक्टर ऑफ ग्लोबल मोर्टेलिटी। 6% ऑफ डेथ ग्लोबली भैया जी, इसकी वजह से 6% डेथ हो रही है भैया ग्लोबली। ये नंबर आप याद रख सकते हो, है ना। तो उन्होंने ये पाया। अब आप तो जानते ही भैया, हम रील की दुनिया वाले लोग हैं। अब AI भी इतना आ रहा है, बच्चा नोट्स भी खुद नहीं बनाता है, टीचर से कहता है हैंड रिटन नोट्स दे दो, टीचर से कहता है शॉर्ट नोट्स दे दो, पर जो टॉपर है वो खुद मेहनत करता है, इसलिए आगे बढ़ता है। तो मैं आप सभी से कहूंगा प्लीज अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स बनाइए, इससे आपका माइंड डेवलप होता है, इससे आपके हाथ, आपके आईज और आपके दिमाग
3x की पावर लगती है, तो आपका रिटेंशन पावर बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये सारे, समझ गया ना जी। तो थोड़ी एक्टिविटी कर लो, हाँ नहीं तो चलो ठीक है भैया जी। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि भाई इसके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श किया जाए और गाइडलाइंस दी जाए। तो रेगुलर पार्टिसिपेशन इन द फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू मेंटेन फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ। देखो भैया ये पिछले लेक्चर में बताया था, फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये 3 वर्ड याद कर लो, हर जगह चिपकाने अपने को। और ये चैप्टर बहुत ही आसान है अगर आपके पास एक ऑब्जर्वेशन स्किल है ना, अगर आप एक ऑब्जर्वेशन स्किल कर लेते हो, यानी कि आपको समझ आती है चीजें, आप इमेजिनेशन स्किल है आपके पास, आप सोच पाते हो, तो ये चैप्टर चुटकी बजा के खत्म हो जाएगा। बस थोड़ी सी इंग्लिश की वर्ड जो मैंने कल भी पिछले मतलब सबसे पहला लेक्चर था उसमें बताया था, सेंटेंस मेकिंग आपको आनी चाहिए, है ना। इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन तो भैया बहुत है, सेंटेंस मेकिंग और जुड़ जाए तो चैप्टर खल्लास हो जाएगा। चलिए तो ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये सब काम है WHO का भाई, फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ सब पे काम करना। ये नहीं है कि वो सिर्फ हेल्थ मतलब कि बॉडी की हेल्थ नहीं, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशल हेल्थ, तीनों पे काम करते हैं भैया ये लोग। नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड एक्सरसाइज गाइडलाइंस, तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स विच आर डिजाइन टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट क्रॉनिक मेजर्स सच एज ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हार्ट डिसीज। तो इन्होंने इन तीनों के ऊपर काफी सारी चीजें प्रोड्यूस की हैं जो कि अपन देखेंगे, है ना। गाइडलाइंस आई है इनके ऊपर। नाउ ग्लोबल रिकमेंडेशन ऑन फिजिकल एक्टिविटी फॉर हेल्थ विद द ओवरऑल एम ऑफ प्रोवाइडिंग नेशनल रीजनल लेवल पॉलिसी मेकर्स विद गाइडेंस ऑन द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, टाइप, टोटल अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। यानी इन्होंने सब कुछ बताया भैया, किस टाइप की फिजिकल एक्टिविटी करनी है, कितनी इंटेंस करनी है, कितने टाइम तक करनी है, तो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो पढ़ना स्टार्ट करें क्या भैया। फिजिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और लाइफस्टाइल डिसीज। ठीक है जी, लाइफस्टाइल डिसीज हो गई है ये ये अब जिंदगी का रोग है क्या, रील करते रहना, स्क्रॉल पे स्क्रॉल करता रहता हूं मैं, हाँ नहीं तो भैया रोको इसको थोड़ा सा, है ना, इस पे थोड़ा सा टाइम आउट करो इसको। ठीक है जी, मुश्किल है पर कर लेंगे। जो लोग हैं इस डिसीज के अंदर मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो नहीं है वेरी गुड यार, वेरी गुड, हाई फाई। चलिए जी, तो अब देखते हैं। तो देखो भैया इन्होंने ये पाया कि भैया हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं। सबसे पहला इन्फेंट्स यानी लेस देन 1 ईयर, टोडलर्स यानी 1 to 2, चिल्ड्रन यानी 3 to 4, चिल्ड्रन एंड यूथ यानी 5 to 17, और फिर उसके बाद 17 के बाद 18 से 64 एडल्ट्स एंड ओल्डर एडल्ट 65 से अबव। ठीक है जी, अब आप में से बहुत सारे लोग शायद इस एरिया में होंगे, है ना, या फिर हो सकता है कोई 18 के आसपास होगा, पर मैं उम्मीद करूंगा कि सब इसी में ही हो, कोई टपकप का ना हुआ हो भाई, है ना। ठीक है जी, नहीं तो पता चला 1-2 बार फेल हो गए, ऐसा ना हो, आई होप, आई विश। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले इन्फेंट की बात होगी, लेस देन 1 ईयर यानी कि नवजात शिशु जिसे कहते हैं। आपने अगर कभी सोशल साइंस में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि भाई हमारी इन्फेंट की जो डेथ रेशियो है बहुत ज्यादा थी बहुत पहले, अब धीरे धीरे वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ रही है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी, और जैसे मैं न्यूली फादर बना हूं तो मुझे भी डॉक्टर्स ने यही कहा है भाई ध्यान रखना, पहली ठंड से संभल के रखना, ये वो खूब सारी बातें बताई जाती हैं यहाँ पर, है ना। तो इन्फेंट होते कैसे हैं पता, ये बड़ा मजेदार है क्योंकि ये मैं अपने बेबी को देख भी रहा हूँ, है ना, तो मुझे पता भी चल रहा है कि यार वो कैसे करता है, क्या पता, पूरे टाइम ऊपर छत पे देखते रहते हैं, ऐसा लगता है अच्छा हमारी सफेद है ना, तो उस पर पंखा मतलब कभी तो चलता है कभी नहीं भी चलता, लेकिन पूरे टाइम छत पे देखते हैं। क्या देखते रहते हैं ये, भगवान से पूछते हैं भाई क्यों भेज दिया इस जालिम दुनिया में मुझे, अभी लोग मुझे पढ़ाएंगे मुझे खिलाएंगे, मुझे कुछ बनने के लिए प्रेरित करेंगे, मुझे मेरी जिंदगी नहीं जीने देंगे, अपने हिसाब से मुझे मोल्ड करेंगे, क्यों भेज दिया मुझे, है बेचारा शायद 3-4 महीने तक यही करता रहेगा, अब क्या करें है ना। तो मैं बहुत सारी चीजें इसमें वैसी हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, लेस देन 1 ईयर वाले जो है, अच्छा आपको नोट्स क्लियरली दिख रहे हैं, हाँ जी दिख रहे हैं। नाउ नॉट बी रिस्ट्रेन्ड फॉर मोर देन 1 आवर एट अ टाइम, यानी सेडेंटरी बिहेवियर। इसका मतलब होता है जब कोई आदमी कुछ भी काम नहीं कर रहा है ना, मतलब लेटा हुआ है बस, सेडेंटरी बिहेवियर इसको कहते हैं ना, कुछ नहीं कर रहा। नाउ तो भैया जी आपको ध्यान रखना है, नॉट बी रिस्ट्रेन्ड फॉर मोर देन 1 ईयर या 1 आवर, 1 आवर से ज्यादा इनको भैया ऐसा नहीं रखना है। एनकरेज रीडिंग, स्टोरी टेलिंग व्हेन सेडेंटरी स्क्रीनिंग टाइम इज नॉट रिकमेंडेड। यानी बेसिकली बात यह है कि जब आप, हमको भी डॉक्टर यही सिखाते हैं कि भैया जी जब आप बच्चे को ले रहे हैं और मिला मुन्ना मिला बब्बू, कहानियां भी सुनाओ, है ना, कहानियां भी सुनाइए उनको, उनसे ऐसे ही बात कीजिए, वहां से आंसर नहीं आ रहा लेकिन उनके कान में है ना। आपने देखा था ना कि भैया जी पेट के अंदर अर्जुन जी के पुत्र जी, उन्होंने समझ लिया था भाई, है ना, चक्रव्यूह में वो चले गए थे, पार भी कर लिया था, लेकिन चलो मतलब थोड़ा सा वो रह गए, लेकिन पेट से सीख लिया था। ये सच है, ये सच है। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अब मतलब ऐसा ट्राई मत करना यार प्लीज। आप किसी भी बच्चे को ना आग के पास ले जाओगे ना, वो रोना स्टार्ट कर देगा। कैसे कर देगा भाई, उसको क्या पता आग उसको जलाएगी कि नहीं जलाएगी। भैया वो जब आग के पास जाता है ना, बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है, मींस बॉडी हैज अ मेमोरी, बॉडी हैज अ मेमोरी। आपसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर किसी के पास आंख नहीं है फिर भी वो पानी की बूंदों को छूकर समझ लेता है, यानी कि हैंड हैज अ मेमोरी। अगर किसी के पास हाथ नहीं है वो आंखों से देखकर समझ लेता है, यानी आईज हैज अ मेमोरी।
अगर किसी के पास हाथ और आंख दोनों नहीं है तो वो सुन के समझता है, ईयर्स हैज अ मेमोरी। समझ रहे हो आप मेरी बात? यानी एवरी बॉडी पार्ट हैज अ मेमोरी। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो पॉइंट है कि जब आप उसको खिला रहे हो, खुदा रहे हो, तो उसको थोड़ा सा रीडिंग स्टोरी टेलिंग की बातें करो उसके साथ, तो उसके पास मेमोरी होगी। आपको नहीं पता कि वो कौन सी बात याद रखेगा, कौन सी नहीं रखेगा, इसलिए कहा जाता है बच्चों के सामने लड़ना नहीं, ये सब। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है भैया जी, है ना। फिजिकल एक्टिविटी भैया कितनी करनी है? तो फिजिकल एक्टिविटी सर्वल टाइम्स अ डे थ्रू इंटरेक्टिव फ्लोर बेस्ड प्ले इंक्लूडिंग 30 मिनट्स टमी टाइम। ये टमी टाइम एक्चुअली क्या हुआ, जब मतलब बेबी नया होता है, अब देखो वाइफ्स को यही लगता है कि भाई हस्बैंड्स को कुछ नहीं आता, वो निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, उनको यही लगता है, या वो बच्चे के साथ कुछ तो गड़बड़ करेंगे। ऐसे बहुत सारे रील भी देखे होंगे आपने, है ना, कि मदर्स अगर फादर के साथ अपने बच्चे को छोड़ देती है और पिताजी उसको पता नहीं क्या करते हैं, रील्स में ऐसा होता है। बट ऐसा नहीं है यार, भाई हम फादर हैं, भाई हमें भी खुशी हुई है, हमें भी चिंता है उसकी, है कि नहीं। तो मैं क्या है अपने बच्चे को ना थोड़ा उल्टा पुल्टा करता रहता हूँ, फिर मैं उसको कभी लैब पे लेकर उल्टा लेटा दूँ। तो जब मैंने इनिशियल उनको लगाया, भाई वो मुझसे लड़ने लगती थी, हमारी अर्धांगिनी जी, ये क्या कर रहे हो, पेट दब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा अरे भैया कभी गूगल करो, कभी वाईटी वाईटी देखो, तो उस पर आया, है ना। फिर उनके किसी रिलेटिव्स ने कह दिया टमी टाइम कराते हो कि नहीं, 30 मिनट्स टमी टाइम कराना है। तो कह रही अरे टमी टाइम कराना है, फिर क्या होता, फिर कर रही। मैंने कहा बताओ, पति का भरोसा ही नहीं है, देख लो। ठीक है जी, तो टमी टाइम बहुत जरूरी होता है। बच्चे को उल्टा लेटाया जाता है ऐसे लैप के ऊपर और पेट के ऊपर, फिर ऐसे ऐसे किया जाता है ना। तो ये करना, तो ये भी उसके लिए, क्योंकि अभी तो बच्चा है, वो अभी वो उठ बैठ नहीं सकता, जैसे कर दिया थोड़ा बहुत हाथ चला लेता है ऐसे ऐसे। तो ये सब चीजें करना जरूरी है ताकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहे। ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा तो ओल्लू कहीं हिलना डुलना जाए, हड्डियां इधर उधर नहीं हो जाएंगी। ऑफकोर्स हैवी टास्क नहीं कराने, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिलना डुलना, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे घुमाना फिराना आप कर सकती हो। ठीक है जी, तो ये पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटीज की इतनी होती है। सोता बहुत है भैया, और जब सोता है तो सुकून मिलता है क्योंकि इस टाइम पे वो रात में 2-3 बार उठता है। तो भैया जी सोने के लिए भाई इनके पास 14 से 17 घंटे हैं। और आप लोग को जलन हो सकती है कि भैया ये कौन से लोग हैं जो 14 से 17 घंटे सो रहे हैं और फिर भी पेरेंट्स खुश हैं क्योंकि पता है आप कह सकते हो इसमें कि दुनिया कितनी क्या बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड वाली है। हमारा भी बहुत छोटा है ना, अभी उसको 1 महीने समथिंग कुछ ऐसे ही कुछ हुआ है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई तू सोते रहे, भाई उठना मत, उठेगा भाई नींद खराब हो जाएगी, कभी उठ जाता है वो। तो हम उसे कहते सोते रहे भाई, सोते रहे, उठियो मत। और जैसे ही आप बड़े हो जाते हो, मम्मी आती है, ओ उठा नहीं तू अभी तक, चलो उठ, स्कूल का टाइम हो गया है, चलो उठ, ये हो गया, चलो उठ, हो गया। तो भाई यही डबल स्टैंडर्ड है। क्या करें, आप भी यही करोगे जब आप अपने समय पे पेरेंट्स बनोगे कि जब छोटा होगा तो कहा भाई मत उठियो यार जॉब पे भी जाना, ये भी होगी। और जहां वो 10-12 साल का हो गया या स्कूल जाने लगा तो उसे खुद जान उठ क्यों नहीं रहा, तो सोता रहता है निकम्मा कहीं का, 5 मिनट में बोल के 1 घंटे में सो जाता है। तो ऐसी बात है, आप भी करोगे। तो बेसिक पॉइंट ये है कि भाई बच्चा है तो 14 से 17 साल, 14 से 17 घंटे आप उसको सोने के लिए दे सकते हो। ठीक है जी, 0 to 3 months ऑफ एज, 12 to 16 आवर्स, 4 to 11 मंथ ऑफ एज, एंड गुड क्वालिटी स्लीप इंक्लूडिंग नैप्स। इसमें नैप्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी। और ये सच भी है, मतलब मैं आपको एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं। तो ये हमारे भैया जी 1 ईयर से बिलो वाले के लिए हो गया। अब भैया जी अगर कोई 1 से 2 साल का है तो उसके लिए क्या है भैया जी, तो नॉट रिस्ट्रेन्ड फॉर मोर देन 1 आवर एट अ टाइम फॉर सिटिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है जी, तो 1 घंटे से ज्यादा आपको उसको सोने नहीं देना है या फिर बैठे नहीं रखने देना है। नो स्क्रीन टाइम फॉर 1 ईयर ओल्ड्स, है ना, स्क्रीन टाइम मत दीजिए। स्क्रीन टाइम मतलब टीवी और ये सब वो सब, है ना। फॉर 2 years सेडेंटरी स्क्रीन टाइम शुड बी नॉट मोर देन 1 आवर, है ना, 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, कि बस बैठ के बस यूं देखे ही जा रहा है, ऐसा नहीं हो। और ये 1 आवर पूरे दिन के लिए है ना। एनकरेज रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग, है ना, एनकरेज कीजिए उन्हें पढ़ने के लिए, स्टोरी सुनाइए उनको, है ना। तो ये होता है। फिर एटलीस्ट 180 मिनट्स इन वेराइटी ऑफ टाइप्स। ये जो है ना, ये जो 180 मिनट्स है फिजिकल एक्टिविटी की बात है ना। पहला अपना सेडेंटरी बिहेवियर है, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, तीसरा स्लीप है ना। ठीक है जी, तो एटलीस्ट 180 मिनट्स इन अ वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज उसको करानी है। 180 मिनट्स पूरे दिन भर में, यानी 3 घंटे भैया जी, इंक्लूडिंग मॉडरेट विगरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी स्प्रेड थ्रू द डे। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ भैया, जब कोई इस एज में आ जाता है ना 1-2 साल में, वो खुद ही करता रहता है, खुद ही डुंगुन 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 धुड़ुम टकरा जाता है, खुद ही ऐसे करता रहता है। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो आपको ध्यान रखना है, उसको कराना है 3 घंटे भैया, है ना। वरना बच्चे खुद ही इधर उधर से गुलबुल करते रहते हैं, हमें तो डर ही होता है कहीं टकरा के कोई चोट वोट ना लग जाए, है ना। फिर भैया जी इनका सोने के लिए 11 से 14 आवर्स क्वालिटी स्लीप इनके पास होनी चाहिए, इंक्लूडिंग नैप, एंड रेगुलर स्लीप एंड वेकअप टाइम्स भी होने जाना चाहिए। जैसे अभी क्या है, बच्चा छोटा है ना, तो 1 साल से जो कम होता है वो कभी भी सोता है, कभी भी उठता है। लेकिन 1 साल से अबव हो जाने के बाद, 2 साल के आसपास हो जाने के बाद कोशिश ये की जाती है कि उसको इस तरीके से ढाला जाए कि वो सुबह उठे, रात को सोए। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद बारी आती है भैया जी 3 to 4 ईयर एज वालों की। उनका क्या कहानी है भाई, तो सबसे पहली बात तो यही, नॉट रिस्ट्रेन फॉर मोर देन 1 आवर एट अ टाइम, सिट एक्सटेंड पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है जी, सेडेंटरी मतलब कि जब कुछ नहीं कर रहे, है ना। ठीक है जी, ये हेडिंग यहां लिखी हुई है ना, इसमें लिखी हुई है।
ठीक है जी, तो ये सेम कंडीशन है। सेडेंटरी स्क्रीन टाइम शुड बी नो मोर देन 1 आवर, लेस इज बेटर, एनकरेज रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग। तो भैया ये तो काम है भैया, कुछ ना कर रहे हो तो ये काम करवाओ, कुछ नहीं कर रहे हो तो भाई पढ़ लो, कुछ नहीं कर रहे हो तो स्टोरी सुन लो, है ना, ये सारी चीजें कर लो। फिर एटलीस्ट 180 मिनट्स इन वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज एट एनी इंटेंसिटी ऑफ विच एटलीस्ट 60 मिनट्स ऑफ मॉडरेट टू विगरस। अब देखिए यहां पर इन्होंने ऐसा कुछ अलग से नहीं बताया था, है ना, देखो डिफरेंस समझना है ना, ये 180 मिनट्स तो इन्होंने बोला, लेकिन ऐसा कुछ अलग से नहीं बताया कि भाई 60 मिनट आपको थोड़ी हैवी एक्सरसाइजेस करनी है, यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। जैसे दौड़ सकते हो आप, है ना, 3 से 4 साल वाले बच्चे ऐसे ऐसे दौड़ सकते हैं, है ना, और अच्छा दौड़ते हैं ना। मैं 4 साल का मतलब हमारे रिलेटिव का बेबी है जो आता है तो वो दौड़ लेता है, और हालांकि उसकी आदत है थोड़ी सी गोदी में रहने की। मैं तो गोदी नहीं लेता, रोता रहता, मैं भाई मैं तो नहीं ले रहा हूँ तुम्हें गोदी में, मेरे साथ चलोगे तो चलो, नहीं तो मत चलो। अब झूला झूलना होता है, मैं ही लेकर जाता हूँ तो चलता है फिर वो, हाँ नहीं तो। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे 60 मिनट्स का डिफरेंस है ना, ये ध्यान देना। ठीक है जी, फिर वही फिजिकल एक्टिविटी करते रहो, पूरे दिन की बात हो रही है ना, पूरे दिन की बात हो रही है। फिर ये लोग फिर अब 10 से 13 घंटे ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप विच में इंक्लूड अ नैप और रेगुलर स्लीप एंड वेकअप टाइम्स इसका होना चाहिए। बट ये लोग थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, अगर बच्चा एक्टिव है तो बहुत ही सही, वो खुद से ही सब कुछ कर रहा होता है। जितने मैंने अपने आसपास के देखे हैं बहुत एक्टिव हैं, अगर किसी के नहीं है तो भैया रखना पड़ता है ना। तो 3 से 4 साल के हैं। फिर उसके बाद भैया चिल्ड्रन एंड यूथ यानी 5 to 17 ईयर्स। अब ये थोड़ा एज गैप ज्यादा बड़ा हो गया है ना, इसमें आप भी हो और इसमें थोड़े चुन्नू मुन्नू और भी हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए भी है, जरूरी है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए, वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन तो मॉडरेट टू विगरस होना चाहिए भाई। इंटेंसिटी वर्कआउट कैसा होना चाहिए, मॉडरेट से विगरस, विगरस यानी थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। ठीक है जी। वॉल्यूम और ड्यूरेशन एटलीस्ट 1 आवर इन अ डे, मोर देन 60 मिनट्स विल प्रोवाइड एडिशनल हेल्थ बेनिफिट, है ना। 60 घंटे अगर आप एक्स्ट्रा करते हो तो ये आपके लिए और अच्छी बात है। सॉरी 60 घंटे नहीं, 60 मिनट्स। फ्रीक्वेंसी 1 सेशन ऑफ 1 आवर और 2 सेशन ऑफ 30 मिनट्स ईच। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए 60 मिनट्स की, पूरे दिन भर में नहीं, एक टाइम पे या तो पूरा 1 घंटा एकदम अच्छी एक्सरसाइज कर लो, है ना, जिम में। हालांकि इस एज में मैं ये कहूंगा कि 5वें 6ठे वालों को थोड़ा जिम ध्यान से करना है। अच्छा, इन सब चीजों में ये ध्यान रखना, अगर आप बीमार हैं या कोई हेल्थ इश्यूज है तो आप अपने कंसर्न व्यक्ति से बात करने के बाद ही करें ये सब कुछ, है ना। ठीक है, तो 1 घंटा जिसको आप 30 मिनट्स में भी बांट सकते हो, लेकिन अच्छा हैवी करना है। फिर इसमें आप एरोबिक्स कर सकते हो, बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो, स्ट्रेंथिंग की एक्सरसाइज कर सकते हो, मसल्स की बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। इतना तो अपने को आते ही, दंड बैठक लगा दो, सूर्य नमस्कार कर लो। सूर्य नमस्कार में बहुत सारी एक्सरसाइज इंक्लूड हो जाती है, तो वो तो कर ही लो। फंडामेंटल एक्टिविटीज जैसे जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, टर्निंग, ट्विस्टिंग, ये सब कर सकते हैं अपन, है ना, ये सब कर सकते हैं अगर आप 5 से 7 के बीच में, और उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे। प्लीज मेरी बात सुनना, आप में से बहुत सारे लोग साइंस के बच्चे होंगे, जेई नीट इन सब की तैयारी कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी चीज है ये, और ऑल दी बेस्ट जो जिसकी तैयारी कर रहा है, सबको ऑल दी बेस्ट। लेकिन प्लीज थोड़ी सी एक्टिविटी जरूर कीजिए। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगी, ये आएगी समझ में जब आप 30 क्रॉस कर जाओगे। क्योंकि अब जो जैसे आपने सुना होगा, हमारे दादाजी इतने साल जी गए थे, वो इतने साल जी गए थे। ऑफ कोर्स उनके पास सारी चीजें नेचुरल थी और उसमें मिलावट नहीं था। अब मिलावट भी बहुत सारी चीजों में होने लगा है ना। तो इसलिए प्लीज हम चाहते हैं कि आप लंबा लंबा जिए यार, 100 साल नहीं तो कम से कम 80 साल, नहीं तो 70 साल 90 साल जिए यार, और 100 साल को भी क्रॉस कर जाए, है ना। बट मैं थोड़ा रियलिस्टिक होकर बोल रहा था, तो इसलिए प्लीज फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए, थोड़ा खेलिए, थोड़ा कूदिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए, है ना। उठक बैठक लगा लो यार, है ना, पनिशमेंट थोड़ी है इसमें, एक्सरसाइज बनती है। पहले टीचर्स पनिशमेंट देके ही उठक बैठक करवा लेते थे, एक्सरसाइज हो जाती थी, अब वो भी तो नहीं हो रही है। ठीक है जी, चलिए, तो ये आप लोगों के लिए था। अब 18 से 60, अच्छा इसमें बेनिफिट्स, अच्छा इसमें बेनिफिट्स भी हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स टू डेवलप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स। बेसिकली पॉइंट ये है कि जहां पर भी जब आप ये एक्सरसाइजेस करते हो तो आपके बोन, जॉइंट्स, ये सारे हेल्दी होते हैं, है ना, ये सारे स्ट्रांग होते हैं। बॉयज में ऐसा माना गया कि उनकी हड्डियां थोड़ी ज्यादा मजबूत होती है, थोड़ी ज्यादा हैवी होती है एज कंपेयर टू गर्ल्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट एंड लंग्स भी आपके होते हैं, इसमें ठीक होते हैं, है ना। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, कंट्रोल, मोटर लर्निंग एंड मेंटेन हेल्दी बॉडी कंपोजिशन, है ना। इससे आपकी ये सारी चीजें बेनिफिट्स में आती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज आल्सो हेल्प टू डेवलप साइकोलॉजिकल कंट्रोल ओवर इमोशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इमोशंस पे अब लोगों का कंट्रोल नहीं रहता है। जिनको गुस्सा आता है, अति गुस्सा आता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड मैनेज स्ट्रेस। तो जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो ना, तो ये सारी चीजों में कुछ गिरावट आती है। ऐसा नहीं कहा जाता कि जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी है उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता, उसको एंग्जाइटी नहीं हो सकती, है ना। अभी जेमिमा रोड्रिगेज जी ने इतना अच्छा खेला है, लेकिन वो उन्होंने बताया कि एंग्जाइटी इससे चल रही थी, क्योंकि कई बार अपनी एक्सपेक्टेशन जो होती है, अगर उस हिसाब से चीजें ना हो तो एंग्जाइटीज होना नॉर्मल है। लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं ना, उनके पास एक थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि वो कोप अप भी कर पाते हैं। तो ये कभी मत सोचना कि स्पोर्ट्स खिलाड़ी हो तो भैया, होता ना कई स्पोर्ट्स खिलाड़ी बोलते हैं आई एम गोइंग फ्रॉम डिप्रेशन, तो भैया अरे इनको कैसे डिप्रेशन हो गया। लोग तो कहते हैं कि खेलने वालों को कुछ नहीं होता है, ऐसा भी होता है, वाह जी वाह। तो ऐसा जरूरी नहीं है।
ये सबको होता है, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन, उनके पास ज्यादा क्षमता पैदा होती है इमोशनल एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करने की। समझ गया ना मेरी बात? ठीक है जी। और बाकी यार इमोशन है, बाहर निकल जाने चाहिए, क्या दिक्कत है। नाउ एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इंटरेक्शन, इंटीग्रेशन, लीडरशिप रिजल्ट इन हेल्दी बिहेवियर। तो इससे हेल्दी बिहेवियर आता है ना। अवॉइडेंस ऑफ टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स एंड प्रमोट एकेडमिक परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स जो नॉर्मली लोग खेलते हैं, हालांकि मैं आपको सच बताऊं, मैंने तो भाई एक कोटा में था, मैंने एक लड़का देखा, तो हमारे मतलब मेरा एक दोस्त था, हम बचपन से वो हमारा हीरो था रनिंग में, ठीक है जी। और पावर भी उसके पास ज्यादा थी, पता नहीं कैसे वो अकेले 2 लोगों को संभाल लेता था। जब आपने फिल्मों में देखा होगा ना, झुक 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 करके ऐसे पकड़ लेता था। हम लोग WWE खेलते थे, तो हम 4 लोग उससे अकेले लड़ते थे क्योंकि भाई वो 2 लोगों को तो ऐसे ही लपेट देता था। तो वो हमारा हीरो था। हमें लगा यार भाई बेहतरीन है यार, ये ऐसा बनना है ना। मतलब फिजिकली कह रहा हूं मैं, क्रिकेट विकेट में तो चलो उतना नहीं था, लेकिन फिजिकली वो बहुत तेज था, रनिंग में बहुत तेज था, तो हमारा हीरो था। अब हम सब लोग सेम, मतलब मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर आर्मी में थे, तो आर्मी ब्रेड से हूँ मैं। तो अब हम लोग सब एक साथ ही रहते थे, फिर हम एक साथ कोटा गए, ठीक है। वहां पहुंचे भैया जी, वहां पहुंचे तो रेस हो रही है। अब हमारा पैसा तो हमारे घोड़े पे लगा हुआ है भाई, और हमारा घोड़ा यार वहां पर थर्ड आया यार, थर्ड की फोर्थ नहीं, थर्ड आया था। हम हैरान हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हमारा खिलाड़ी थर्ड आया और जो फर्स्ट आया उसमें बहुत अंतर था, 400 मीटर में बहुत ज्यादा अंतर, बहुत बड़ी बात होती है। तब मुझे एहसास हुआ कि भाई हर शेर को 1.25 शेर मिलता है। और जो फर्स्ट आया था ना, वो पक्का तंबाकूबाज था भाई, वो इतना गुट्ठा गुट्ठा तंबाकू खाता था, क्योंकि मेरी क्लास में था। मैंने कहा बताओ, बट प्लीज, लेकिन आप देखना मोस्ट ऑफ दी जो हमारे एथलीट्स होते हैं वो ये सब नहीं कर रहे होते हैं। तो मैं ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मैंने ऐसा भी देखा है। लेकिन ऑफ कोर्स वो रनिंग के प्रति बहुत समर्पित था, वो रनिंग करता था, ठीक है। लेकिन आगे चल के ये सब मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि उसैन बोल्ट रेस ट्रैक पे और पुच पुच कर रहा है, नहीं है ना। तो ये भी बातें हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं, और इन सब चीजों से आप थोड़ा सा दूर रहते हो, और आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट भी आता है। नाउ एक्टिविटीज, प्ले गेम्स, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, फिजिकल एजुकेशन, अनप्लान्ड टू प्लान्ड एक्सरसाइजेस कीजिए विद इन फैमिली, स्कूल, कम्युनिटीज, है ना। तो ये सारी चीजें करोगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है जी। आप करके देखो यार, आपको अच्छा लगेगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, एक वो डायलॉग नहीं है कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। भाई उस लड़के ने इतिहास बदला कि नहीं बदला पता नहीं, बट उसका ये डायलॉग बिल्कुल सही है ना, क्योंकि इस पे पता नहीं किसी ने कोई मेम भी बनाया था उस लड़के के ऊपर, बट मैं बता रहा हूं ये बात बिल्कुल सही है। तो पसीना लाओ भाई, या तो आप पढ़ाई कर कर उसमें तो निकलता नहीं है ना, लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करके लाते हो तो उससे बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, बहुत फ्रेश फील होता है, ठीक है जी, हैप्पी फील होता है। ओके जी। नाउ एडल्ट्स 18 टू 64 उनकी बात हो रही है, तो इंटेंसिटी मॉडरेट टू विगरस ये दोनों में कॉमन था। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, मस्कुलर स्ट्रेंथ पे इनको वर्क करना चाहिए, है ना। मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है आपकी मस्कुलाइन पावर जिसे कहते हैं, उस पर आपको वर्क करना चाहिए। एंड एरोबिक्स फिजिकल एक्टिविटीज आप कर सकते हो। कितनी करनी चाहिए, तो 150 से 300 मिनट। भाई 300 मिनट तो पता नहीं आप करता होगा, मैं भी नहीं करता भाई, 5 घंटे हो गए, 300 मिनट का मतलब तो है पर वीक। लेकिन हाँ पर वीक तो हो सकता है ना, पर वीक तो हो सकता है, हाँ जी। विद मॉडरेट इंटेंसिटी और 75 टू 150 मिनट्स पर वीक विद विगरस इंटेंसिटी, विगरस यानी कि हैवी, ठीक है जी। वन एरोबिक एक्टिविटी बाउट शुड बी एटलीस्ट ऑफ 10 मिनट्स, और जब आप एरोबिक करो तो 10 मिनट्स का करो, है ना। जैसे आपने अगर आप में से कोई फुटबॉलर है कि नहीं है, क्योंकि मेरा मेन गेम फुटबॉल ही था, मेरे नेशनल सारे उसी में ही है। तो फुटबॉल में क्या होता है कि जब मैच शुरू होना तो उससे पहले भयंकर एक्टिविटी होती है, रनिंग होती है, स्टॉपिंग रन, स्टॉप रन, इधर उधर ये वो सब होता है उसमें, है ना। तो ये सारी चीजें तो आपकी होती ही हैं, तो आप लोगों को भी करनी है। अगर आप 18 से ऊपर हो या फिर आप 17 में हो तो याद कर लो कि भैया मुझे ऐसे करना है अब आगे, ठीक है जी। फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ एक्टिविटीज, मसल स्ट्रेंथिंग एक्टिविटीज आप करिए। एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मेजर मसल्स 2 और मोर डेज इन अ वीक जरूर कीजिए, जिससे आपके मसल स्ट्रांग हो, क्योंकि ये टाइम है भाई मसल स्ट्रांग होने का। जैसे आप देखते होंगे फुटबॉलर्स की ये जो एरिया होता है ना, इसका एरिया, वो कितना स्ट्रांग होता है भाई, कव्स बनते हैं, है ना। जब मैं फुटबॉल था तो मेरे भी कव्स थे, अब तो गोला हो गया फैमिली पैक की तरह, 6 पैक फैमिली पैक में बदल गया। बट आई होप कि बहुत जल्दी वापस से 6 पैक्स बन जाएंगे, यस, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। नाउ बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स देखो, अब इन सब चीजों में जो मैंने आपको बताया था, इमेजिनेशन पावर आपको रखनी है ना। इमेजिनेशन पावर रखो, आप खुद समझ जाओगे इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले। देखो वही सारे जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे ना, वही सारे बेनिफिट्स हैं इसमें। देखिए अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो लोअर द रिस्क ऑफ ऑल कॉजेज ऑफ मोर्टेलिटी, फॉर एग्जांपल हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक्स, टू टाइप 2 डायबिटिक, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कोलोन, ब्रेस्ट कैंसर्स, डिप्रेशन, इन सब चीजों से आप बचते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही सारा है, आपको जो जो लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वीकनेस फील होती है उससे कम हो जाता है, जितना आपके मन में आ रहा है ना, सब थकावट नहीं होती है, ये सब लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
hip or vertebral fractures and to develop higher level of cardiorespiratory muscular fitness and maintain healthy weight with healthy body composition, है ना। बोन हेल्थ आपकी अच्छी होगी, है ना। बोन हेल्थ तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इट लोवर्स द रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एंड डिप्रेशन, ठीक है। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं। फिर एक्टिविटीज भैया जी, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, वेट ट्रेनिंग, डांसिंग, ऑक्यूपेशनल वर्क, हाउस होल्ड वर्क, कार वॉश, ये सब आप कर सकते हो भाई, और ये सब करने चाहिए, पता है, ये सब करने चाहिए। गार्डनिंग, गार्डनिंग तो यार दिल है ना। गेम, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन में वॉकिंग, साइकिलिंग करो। ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको यहां से वहां जाना है तो वॉक के थ्रू जाओ, 11 नंबर बस यूज करो यार, है ना, या साइकिल यूज करो। प्लान्ड एक्सरसाइज विद फैमिली एंड कम्युनिटी जरूर कीजिए आप लोग, है ना। और हमने पहले भी पढ़ा था रन फॉर यूनिटी, ये सब अपने पहले चैप्टर में पढ़ा है ना भाई, इन सबको भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा लगता है, आप कभी भी किसी अदर एनवायरमेंट में जाओ ना, अच्छा लगता है, आप करके जरूर देखो और करने के बाद मुझे बताना जरूर, है ना। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब एडल्ट 65 ईयर्स एंड अबव, अगर 65 ईयर्स से अबव हो आप, तो फिर आप क्या करोगे, तो सबसे पहली बात मॉडरेट टू विगरस, ये तो हमें करना ही है, इंटेंसिटी आपकी थोड़ी सी हैवी हो जाती है। नाउ मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज एंड बैलेंस एनहांसिंग एक्सरसाइजेस। देखो सबसे जरूरी चीज है, जब आप अबव एज में जाते हो ना, तो आपका जो वो क्या कहते हैं उसे अपन, दिमाग में जो बैलेंसिंग जो चीजें होती है ना, कि कई बार आप यूं यूं होते हो, कई बार चक्कर आते हैं, कई बार घबराहट होती है, लो बीपी, हाई बीपी, ये सब यहाँ लिखा हुआ नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन स्किल है। अगर आप अपने दादाजी के लोगों के साथ रहते हो तो आपको प्लीज ये पढ़ने के बाद उनको दिखाना है, कहना निक्कू भैया ने बताया ये चीजें करनी है, दादाजी चलो। जब आप छोटे थे ना, आपके दादाजी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, बस आपके पास वो मेमोरी नहीं है, आपको बात याद नहीं है, नहीं तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो आपको भी करना है। दादाजी को जबरदस्ती लेकर चलो, ठीक है जी, कि चलो 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 चलो। हाँ, बस एक ही प्रॉब्लम है कि कहीं आप दादाजी को जबरदस्ती ले जाने लग गए और दादाजी आपको ले जाने लग गए, तो आपको यार निक्कू भैया ने तो फंसा दिया। दादाजी के बेटा, निक्कू भैया ने तो कहा था पढ़ने को भी, निक्कू भैया ने मुझे घुमाने को कहा था, तू मुझे घुमा रहा है, निक्कू भैया ने तो पढ़ने को भी कहा था, तू पढ़ क्यों नहीं आया। फिर आपको कह अरे यार निक्कू भैया इन्होंने तो मुझे फंसा दिया। फिर दादाजी कहेंगे दादाजी रॉक, पोता शॉक्ड, ओहो। तो भाई देखो, दादाजी के साथ आप भी घूमने जाओ, उनको भी घुमाने ले जाओ, अच्छे से पढ़ाई भी करो, थोड़ा बहुत खेल कूद भी करो। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, उन्हें घुमाओगे फिराओगे, एक फैमिली एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, तो ऑफ कोर्स चीजें भी अच्छी होने लगेंगी, आपके मार्क्स भी अच्छे आने लगेंगे, आपकी लाइफ, सबसे बड़ी चीज है लाइफ में पीस आने लगेगा, ठीक है जी। तो ये मत घबराना कि यार मैं दादाजी को सुबह ले गया तो वो भी मुझे ले जाएंगे, ठीक है जी। या फिर अगर मैं दादाजी को सुबह दौड़ाने ले गया तो वो मुझे फिर हर समय पढ़ाने के लिए बैठा देंगे, है ना, ठीक है जी। हाँ चलो, तो ये चीज प्लीज जरूर कीजिए ताकि ये चीजें आपको याद भी रहें। नाउ मस्कुलर स्ट्रेंथ, एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी जैसा आपको करनी है, बैलेंस एनहांसिंग एक्सरसाइजेज जरूर करनी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम में आती है, खासकर लो बीपी हाई बीपी की वजह से होता है। जैसे हमारी मदर हैं, है ना, हमारे फादर हैं, या सासू माँ हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उन सबके साथ मैंने देखा कि बैठे बैठे उनको चक्कर से आने लग जाते हैं, बैलेंसिंग नहीं कर पाते वो, कई बार चीजें उनको समझ में नहीं आती कहाँ से क्या क्या हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर करनी पड़ती हैं। तो एरोबिक एक्टिविटी जो आपको करनी है 150 टू 300 मिनट्स पर वीक है भैया, याद रखना ये पर वीक है, विद मॉडरेट इंटेंसिटी टू 75 टू 150 मिनट्स पर वीक विद विगरस इंटेंसिटी। वन एरोबिक एक्टिविटी बाउट शुड बी एटलीस्ट ऑफ 10 मिनट्स, ये तो कॉमन है। नाउ मसल स्ट्रेंथिंग एक्टिविटीज आपको करनी है, एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मेजर मसल्स इन्वॉल्व एक्टिविटी 2 और मोर डेज इन अ वीक। नाउ बैलेंस एनहांसिंग एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से है ना, तो इसको आप याद रख सकते हो। ओल्डर एडल्ट्स विद पुअर मोबिलिटी शुड परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी टू एनहांस बैलेंस एंड प्रिवेंट फॉल्स 3 और मोर डेज पर वीक, ठीक है जी। तो ये पक्का करनी है ना। तो प्लीज दादाजी लोगों को ले जाओ, ये दिखाओ, उनको बोलो दादाजी आई लव यू, आई वॉन्ट यू टू लिव 100 ईयर्स, ताकि आप हमारे बच्चे भी देख पाओ। ऐसा थोड़ा सा एनकरेज करो, पर जरूर करो, है ना। चलिए जी, अब आते हैं अपन आगे बेनिफिट्स के ऊपर। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर ये सारी चीजें होंगी तो बेनिफिट क्या होगा भाई, उन्हीं के लिए बेनिफिट होगा, उनका जो भी, क्योंकि ओल्ड एज में ना बीपी, हार्ट, लंग्स, इन सब की, किडनीज, इन सब की प्रॉब्लम्स चालू होती हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी से फिजिकल एक्टिविटी करो, क्योंकि आने वाले वक्त में कितनी मिलावट मिलेगी आपको नहीं पता, कौन सा खाना प्योर होगा आप पहचान भी नहीं पाओगे। आप सोचो, मैं कह रहा हूं FSSAI होती है हमारी मतलब जिस दिन मुझे पता चला कि फेक पनीर पे कोई पेनल्टी नहीं है, मतलब पनीर पनीर होता है भाई, लिख तो दो कम से कम कि ये फेक पनीर है, ये तो मत लिखो पनीर। लेकिन पता नहीं वो करती है कि नहीं करती, कौन पकड़ता है नहीं पकड़ता, सब कुछ फेक चलता है। अब हम बस न्यूज में देखते हैं और लगता है यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन बड़ी एज में जैसे जैसे आप जाते जाओगे ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आने लगेंगी। तो इसलिए अभी से अपनी बॉडी को ट्रेन रखो एक्टिविटीज के लिए, आपके लिए फायदेमंद है। Now, regular physical activity helps to lower the risk of all causes mortality, यानी for example heart disease, blood pressure, strokes, 2 types of diabetic metabolic syndrome, colon, breast cancers,
and depressions, hips or vertebral fractures, or to develop higher level of cardiorespiratory muscular fitness and maintain healthy weight with healthy body compositions। तो ये तो कॉमन ही है, जो यहां पर लिखा हुआ था ये देख लो आप, है ना, ये तो आपने एक बार याद कर लिया तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। नाउ इट लोवर्स द रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, डिप्रेशन एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन। ये आपको याद रखना है, कॉग्निटिव डिक्लाइन यहां पे नया है। नाउ एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, वेट ट्रेनिंग, डांसिंग एटसेट्रा, ऑक्यूपेशनल वर्क, हाउस होल्ड वर्क, कार, ये सब आप कर सकते हो। प्लांट एक्सरसाइजेस कर सकते हो विद फैमिली और कम्युनिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो और ये बहुत अच्छी चीजें हैं, पता है, अगर आप इसको करते हो ना तो एक तो फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है ना। लेकिन क्या होता है कि देखो एक चीज के साथ, जैसे आप लोग हो, अब आप लोग जब एज में पहुंचते हो, यानी आप यंग एज में हो, लेकिन आपको लगता है ना कि यार सुबह सुबह हमें कोई ना उठाए। ऐसे ही दादाजी को भी लगता है कि यार चुपचाप बैठते हैं भाई, अब उम्र हो गई, अब क्या करेंगे, नाती पोते खेलेंगे, है ना, हम सिर्फ देखेंगे। नहीं भाई, क्यों देखेंगे, अभी जिंदगी है ना यार, तो अच्छे से करेंगे। तो प्लीज दादाजी लोगों को सब कुछ सिखाना है, समझाना है, ठीक है जी। याद रखोगे ना यार आप लोग, है ना, याद रखोगे ना, ठीक है। चलें फिर, तो ये हमारे पास टॉपिक था जो कि गाइडलाइंस है WHO के द्वारा दी गई है, किस किस एज ग्रुप के लिए क्या क्या करना है ना। अगर आप थोड़ा इमेजिनेशन रखोगे तो आप आंसर्स दे पाओगे। जो थोड़ी बहुत चीजें अलग अलग हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। चलिए भैया जी, अब आती है बारी पोस्चर की, यानी कि जो हमारा सेकंड पार्ट है ना, पोस्चरल डेफिशिएंसी, डिसफॉर्मिटीज, है ना। बहुत सारी हमारे पास डिसफॉर्मिटीज हैं, ये आप अपने अंदर भी पा सकते हो, आजू बाजू भी पा सकते हो, तो इसको ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये जरूरी है ना। सबसे पहले समझते हैं पोस्चर होता क्या है ना। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग हैं किसी अलग तरीके से चलते हैं, है ना, कुछ लोग हैं एकदम ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना। कुछ लोग, मैं मतलब एक दो लोगों को जानता हूं ना, आजू ना बाजू, तो मैं कई लोग भाई ये ऐसे क्यों चलते हैं, मतलब होता है थोड़ा बहुत अपन यूं देखते हैं एकदम, तो कहते नहीं इससे एस्थेटिक लगता है ना, एस्थेटिक लगता है। मैंने कहा अच्छा जी फिर ठीक है। तो अलग अलग पोस्चर्स हैं, तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी चाल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज आपको है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पहले समझते हैं पोस्चर होता क्या है। तो भैया इट इज एन डिफाइंड एज एटीट्यूड एज्यूम्ड बाय द बॉडी आइदर विद सपोर्ट during the course of muscular activity or as a result of coordinated actions performed by a group of muscles working to maintain the stability। तो posture is classified into two categories। क्या है भैया जी, सबसे पहला डायनामिक पोस्चर है, दूसरा स्टैटिक पोस्चर है। डायनामिक पोस्चर आपको समझ में आ रहा है कि आप कुछ ना कुछ हिलडुल कर रहे हो, स्टैटिक मतलब रुके हुए हो। तो डायनामिक में रनिंग वनिंग आ जाएगी आपकी, है ना, बेंडिंग ओवर, जितना भी आप जंपिंग वंपिंग, ये सारी चीजें टाइप की जो पोस्चर्स होते हैं वो आपके डायनामिक पोस्चर के अंदर आ जाते हैं। स्टैटिक पोस्चर क्या होता है कि आप एक जगह बैठ कर सब कुछ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, है ना। तो व्हेन स्टेशनरी और नॉट मूविंग, है ना, स्टेशनरी, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टैटिक का मतलब भी यही होता है। तो जैसे आप सिटिंग कर रहे हो, स्टैंडिंग कर रहे हो, स्लीपिंग कर रहे हो, तो उस समय की जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर, मतलब उस समय के जो पोस्चर्स हैं वो स्टैटिक पोस्चर के अंदर आते हैं। डायनामिक पोस्चर यानी जिसमें आपकी बॉडी मूव कर रही है ना। अब ये तो हो गया पोस्चर के ऊपर। अब इसकी डिसफॉर्मिटीज, तो आइए, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड देयर करेक्टिव मेजर्स, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं भैया कितने सारे हैं। तो देखो यहां पर है सबसे पहले, है ना, ये सारे हैं, 7 है टोटल। नॉक नीज फर्स्ट, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, ब्लो लेग्स, बो लेग्स, स्कोलिसिस, राउंड शोल्डर एंड फ्लैट रूट। 1 2 3 4 5 6 7। और आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी की बुक ही फॉलो करनी है, उसके क्वेश्चंस आंसर जरूर करने हैं ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। चलिए भैया, तो ये हमारे पास 7 हैं, ठीक है जी। अब इसके ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हम इसके करेक्टिव्स के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, अगर आपको ये सब हो जाए तो फिजिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो आपकी मदद करते हैं इन सब चीजों में, और फिर कुछ करेक्टिव मेजर्स अपन देखेंगे। तो सबसे पहले भैया नॉक नीज, ठीक है जी। नॉक नीज क्या होता है भैया जी, ये देख रहा होगा आपको, जहां पर आप ये ऊपर से मिला हुआ है और ये यहां पर तो अलग है, लेकिन ये एरिया है ना जो ये मिला हुआ है, ठीक है जी। अब ये मिला हुआ है तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि आप चल नहीं पाओगे। अब मैं कैसे करके दिखाऊं, क्योंकि मैं कैमरे में नीचे हूं, वरना मैं आपको देखूं ऐसे ऐसे, तो ऐसे में आप खुद से करके देखो कैसे चलोगे आप, है ना। अब देखिए, हम यहाँ किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे। मान लीजिए वो जन्म से वैसे हैं या कोई एक्सीडेंट में ऐसा हो गया है, तो हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं थोड़ा सा फनी वे में बात करेंगे ताकि चीजें समझ में भी आए, और थोड़ा सा ऐसा भी है कि भाई अगर ऐसा है और अगर आप इंप्रूव हो सकता है ये, तो इंप्रूव हो, है ना। क्योंकि आपने देखे होंगे अपने आसपास बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे करके चलते हैं, है ना। खासकर जो थोड़े से मतलब मोटा वर्ड कहना चाहिए नहीं भाई, हम किसी को वो नहीं कर रहे हैं भाई, बॉडी बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे, मैं नॉर्मली कह रहा हूँ क्योंकि मोटा एक शब्द है, डिक्शनरी में बनाया गया है, जिस दिन हट जाएगा हम बोलना बंद कर देंगे। तो उन लोगों को भी आपने देखा होगा ना, तो उनके अपर जो थाइज होती है पूरी एकदम मिली हुई होती है घुटने तक, फिर उसके बाद थोड़ा सा अलग होता है। तो ऐसे में क्या होता है, रनिंग में, वॉकिंग में, इन सब में काफी रनिंग में खासकर दिक्कत आती है ना। तो इसलिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लीज इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ओके।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो नॉक नीज में यही होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर आप में से कोई आर्मी में जाना चाहता हो, है ना। आर्मी में क्या क्या करते हैं, अगर आपने लाइव क्लास ज्वाइन की होगी तो मैंने उसमें बताया, आर्मी में ऐसे रखते हैं डंडा, फटाक ऊपर से यहाँ रोक देते हैं भाई, उसके ऊपर नहीं जाते है ना, नहीं तो भाई आप ही फटाक हो जाओगे। तो ये यहां से यहां रोक देते हैं। पर अगर मान लीजिए ये डंडा यहीं पे रुक गया तो इसका मतलब आप अनफिट है, ठीक है जी। तो ये नॉक नीज इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप आर्मी के लिए अनफिट भी हो सकते हो। तो भैया ये है क्या, तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, फोटो से समझ में आ रहा है, मैंने आपको समझा भी दिया कि यहाँ पर घुटने आपके मिल गए, उसके बाद गैप है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा गैप होना चाहिए, ऑफकोर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए, है ना। ये हम जब स्कूल में थे तो ये सब चीजों पर ध्यान दिया जाता था, है ना। तो नॉक नीज, इसको जेन्यू वेलगम भी कहते हैं, इज वन ऑफ द मेजर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। इन दिस डिफॉर्मिटी बोथ नॉक मतलब नीज नॉक एंड टच ईच अदर वाइल नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में अब अगर मैं ऐसे मजे के लिए ऐसे चलूं, अब मैं, आप मेरी चाल तो नहीं देख पा रहे होगे, तो आप समझ गए होगे, आप खुद भी चल के देख सकते हो तो आप समझ जाओगे मैं कैसे चल रहा हूं। तो ऐसे मजे के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई नॉर्मल ऐसे खड़ा कर दे तब भी आपके ये जुड़े हुए हैं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। The gap between the both knees touch or knock against each other in normal standing posture, but there is a gap of 3-4 inch between the ankles, ठीक है जी। तो यहां पर तो गैप है लेकिन यहां गैप नहीं है, ठीक है जी। तो ये नॉक नीज है, ओके जी। अब याद भी रहेगा, नॉक नीज, नीज नॉक करें टन 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 टन, ठीक है भैया जी। रीजन क्या है भैया जी इसके, रीजन क्या है, इट इज जनरली फर्स्ट नोटिस्ड इन अर्ली चाइल्डहुड बट इन मोस्ट केसेस इट यूजुअली करेक्ट इटसेल्फ नेचुरली बाय द टाइम चिल्ड्रन आर 7 to 8 years ओल्ड। अच्छा, कई बार ये बचपन से होती है लेकिन 7-8 साल होने में ये ठीक हो जाती है, ठीक है जी, ओके जी। हाउएवर इन सम केसेस इट कंटिन्यूज टिल द एडोलेसेंस। In some cases, genuine valgum can also develop due to an injury or infection in the knee or leg, rickets, severe lack of vitamin D and other calcium, obesity or arthritis in the knee। तो इन सब रीजंस की वजह से कई बार ये बाद में जाकर भी हो सकती है, नहीं तो नॉर्मली यंग एज में अगर आपको है तो ये ठीक भी हो जाती है, ओके। इट मे हैव अदर सिम्टम्स बिसाइड्स mislining knees. They include stiff joints, knee pain, walking with a limp, stretched ligaments and muscles can also be cause pain in the hips, है ना। तो इससे ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं आपको, एंकल्स और फीट में पेन हो सकता है। इफ ओनली वन नी इज आउट ऑफ लाइन द स्टैंस में बी अनबैलेंस्ड, और अगर मान लीजिए एक ऐसी है और एक ऐसे हो गई, ऐसी हो गई तो फिर आप अनबैलेंस्ड भी हो सकते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर है, ठीक है जी। विटामिन डी वाला पॉइंट याद रखिएगा, विटामिन डी, कैल्शियम, है ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसकी वजह से ये ज्यादातर हो जाते हैं, ठीक है जी। अब इसको रीजन हो गया तो इसको ठीक कैसे करें, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले भैया जी, टू रेक्टिफाई द ट्रीट, सबसे पहले हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। हॉर्स राइडिंग आपको याद रखना है ना, नॉक नीज के लिए हॉर्स राइडिंग आपको याद रखना है, ठीक है जी। फिर परफॉर्म पद्मासन एंड गोमुखासन, है ना, ये आपका गोमुखासन है, आप ऐसे आसन कर सकते हो, इससे भी ये चीजें ठीक हो सकती हैं। कोड लीवर ऑयल में बी बेनिफिशियल इन द रिड्यूसिंग द डिफॉर्मिटी टू अप टू सम एक्सटेंट, तो ये भी मदद कर सकती है आपकी। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, बेबीज शुड नॉट बी फोर्स्ड और एनकरेज टू वॉक एट एन अर्ली एज, और अगर बेबीज हैं तो उसको बहुत जल्दी वॉक करने के लिए मत कोशिश कीजिए, वो अपने हिसाब से वॉक करेगा, है ना। थोड़ा सा कोशिश करना है कि बस वॉक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि कराना ही कराना ही है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें हॉर्स राइडिंग का आप वर्ड याद रख सकते हो, आप आसन के वर्ड याद रख सकते हो, क्योंकि आसन अपने को 3rd चैप्टर है भी, है ना, योगासन भी है, तो वो भी आप याद रख सकते हो, है ना। एक फोटो भी मैंने लगा दी है, आप देख रहे होंगे गोमुखासन कैसे होता है। डन है जी, ठीक है, ओके जी। चलिए भैया जी, बो लेग्स, अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो बेबी है ये भी चाइल्डहुड में होता ही होता है, और उसको ये वाला है। तो जब हमने पहली बार देखा तो हमें लगा कि यार ये क्या हो गया भाई, है ना। फिर मुझे याद आया कि यार पढ़ा तो था हमने कि भाई बो लेग में ऐसे ऐसे होता है। फिर मैंने भाई उसके लिए गूगल किया, तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। फिर लेकिन हम धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको ऐसे हाथ को ऐसे करते हैं, उससे मैं पैर ऐसे ऐसे चलवाता हूँ ना, जैसे अपन ऐसे लेट करिए ऐसे ऐसे पैर चलाते हैं, तो मैं उसको थोड़ा एक्सरसाइज करवाता रहता हूँ। अब फिजिकल एजुकेशन के टीचर भी हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर भी हैं, तो जाहिर सी बात इतना तो कीड़ा रहता ही है, तो उसको करवाते रहते हैं। तभी लगता है ऊपर दिखता रहता है, हाँ भाई ये मुझे पक्का स्पोर्ट्स खिलाड़ी बनाएगा। पता नहीं है भगवान जी मुझे बनना है कि नहीं बनना, है ना। तो जो भी है, तो जब हमने पहले उसको देखा तो वो ऐसा ही था, अभी भी है। तो वो बता रहे हैं कि धीरे धीरे 4-5 साल में ये ठीक हो जाएगा, बट अभी से हमने थोड़ी सी कोशिश की है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। तो ये होता क्या भैया, बो लेग्स, जेन्यू वेरम है ये ना, वेरम इज ऑल्सो अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी, इट इज अपोजिट टू नॉकनीज, और नॉकनीज का अपोजिट है ये। अब इसमें क्या हुआ, नॉकनीज में क्या है भैया जी, ये ऐसे पिचका रहता है और ये यहां से ऐसे खुल जाता है। अब यहां पर क्या आ रहा है भैया जी, ये बीच में ज्यादा गैप है और ये देखो यहां पे ये मिल गया है ना। तो इसे हम कहते हैं बो लेग्स। इफ देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन दी knees when standing with the feet together, individual has bow legs or genuverum
इन दिस डिफॉर्मिटी नीज आर वाइड अपार्ट, है ना। तो भैया ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में ये आपको देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना, यहाँ पर भैया जी गैप ज्यादा हो गया, और नॉक नीज में गैप था ही नहीं, है ना, नॉक नीज में गैप ये यहां से मतलब ये पूरा ऐसे मिला हुआ है, ठीक है जी। चलिए जी, अब भैया जी इसकी रीजंस क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज, सबसे सिंपल लॉजिक अगर मैं आपको समझाऊं तो एक तो बॉन्ड जैसे बच्चा होता है तो वो ऐसे ही होता है, लेकिन आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, ये मान लीजिए एक टमाटर है, ठीक है जी। अब इस टमाटर के ऊपर मैं एक बड़ा सा पत्थर गिरा दूं, ठीक है जी। मैंने क्या किया, इस टमाटर के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर यूं गिरा दिया, तो अब क्या होगा भैया जी, अब क्या होगा, जाहिर सी बात है भैया जी, ये जो टमाटर है ये पिचक जाएगा, ये देखो ये ऐसे पिचक जाएगा, देख रहे हो, पिचक जाएगा ना, समझ गया ना, पिचक जाएगा। तो बस यही होता है कि अगर ऊपर टमाटर बहुत बड़ा है तो ये इस बॉडी के ऊपर फोर्स डालेगा और ये घुटने हो जाएंगे, समझ गया। और टमाटर का मतलब समझ गया ना, टमाटर का मतलब समझ गया ना, ये हमारा टमाटर फैमिली पैक, ठीक है जी। तो ये एक रीजन होता है इसका। आइए और भी रीजन होते हैं, चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। द मेन कॉजेज ऑफ बोल एग्स इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस इन बोन्स। लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग बिकम सॉफ्ट, हेंस दे आर बेंट आउटवर्ड, है ना, क्योंकि ये लॉन्ग बोन जो होते हैं ये सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए ये थोड़े से आउटवर्ड की तरफ चले जाते हैं। Bow legs is a condition that usually goes away without treatment, often by the time a child of 3-4 years old, and does not affect a child's ability to crawl, walk or run. However, parents might worry about the appearance of their child legs or awkward walking पैटर्न। तो देखो बचपन मैंने आपको बताई, हमारा जब बेबी हुआ तब उन्होंने यही कहा कि 4-5 साल में ये ठीक हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है ना। बट हमें एज अ पेरेंट हमें भी लगता है, तो हम थोड़ा सा उसको ठीक करते थे, कभी कभी यूं हाथ पाँव कर लेते, कभी कभी मैं जब उसकी रनिंग कराता हूँ तो उसके बीच में प्रॉपर गैप रखता हूँ ताकि ज़्यादा ना रहे। रनिंग इन द मतलब लेट के रनिंग, ऐसे ऐसे जो हाथ पाँव करते हैं ना अपन, ठीक है जी, वो वाला। ओके चलिए जी, तो ये रीजंस ऑफ बोल एग्स हैं। चलिए फिर अब करेक्टिव मेजर्स भी देख लेते हैं। तो देखिए करेक्टिव मेजर्स इसमें क्या क्या है भैया जी। तो सबसे पहले बोल एग्स कैन बी करेक्टेड बाय वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फिट, है ना भैया जी। इनर एज से आप वॉक करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। इनर एज मतलब ये जो है ना यहाँ पर, ये इससे ऐसे ऐसे वॉक करोगे तो ठीक हो जाएगा, है ना। इनर वॉक मतलब ये जो आपके ये होते हैं ना अंगूठे, तो ऐसे ऐसे वॉक करोगे तो ये ठीक हो जाता है। फिर डोंट लेट द चिल्ड्रन बी ओवरवेट, भैया ओवरवेट मत होने दो, है ना। यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि भैया अगर ऊपर का पेट रहेगा तो वजन नीचे पड़ेगा, तो जब ऊपर का वेट नीचे पड़ेगा, आप में से जो साइंस वाले वो समझते ही होंगे, ऊपर से जब वेट नीचे पड़ता है तो नीचे वाला फट जाता है। तो बस वही वाला पॉइंट यहाँ पर है कि अगर बहुत ज़्यादा वेट हो गया तो फट ही जाएंगे, टांग टूट जाएंगी, है ना। और अगर थोड़ा ज़्यादा वेट होगा तो टांगों में अंतर आने का चांस है, तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दे सकते हो। नाउ डोंट फोर्स और एनकरेज बेबीज टू वॉक एट एन अर्ली एज। बैलेंस डाइट शुड बी गिवन टू अ चिल्ड्रन, ये कॉमन पॉइंट्स है। देयर शुड नॉट बी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी भैया धूप में जाना है अपने को, है ना, आजकल बच्चे वो भी नहीं जा रहे हैं। फिर कैल्शियम फॉस्फोरस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्क्वाट भी आप कर सकते हो, और कुछ आसन है, गरुड़ासन, अर्ध चक्रासन, है ना, तो ये सारे आसन हैं जिनको आप कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, ऐसे करके नागिन नगीन ना वाला डांस मत करने लगना कर भी सकते हो यार फनी लगेगा, रील कर सकती है आपकी, है ना, वो नहीं कहते ऐसे कर तो एक टांग पे करना है भाई, है ना, वो दोनों टांगे लेकर ऐसे नहीं करना है, ऐसे करते हैं ना अपन, नहीं एक टांग पे करो जब करना ही है तो चिंग चिंग, तो आपका काम बन जाएगा, है ना। ठीक है जी, अगर किसी को है तो। और बाकी फन के लिए भी कर सकते हैं भाई, फन के लिए तो कर ही सकते हैं ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, करेक्टिव मेजर्स हो गए। अब आती बारी फ्लैट फुट की, भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैट फुट आर्मी में अलाउ नहीं है ना। और इसके लिए सीधा सीधा सिस्टम है कि जब आपका फुट होता है ना, तो आप देखो, अगर ये जो नॉर्मल फुट होता है ये यहाँ पर, ये देखो ये ऐसे बेंट होता है, आप कभी भी अपना पैर गीले पैर लेकर आप चलो, है ना, तो उसे परछाई से समझ में आ जाता है कि आपके यहाँ पर ना ये इतना हिस्सा खाली रहेगा, बाकी पे आपके पानी के निशान आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब ऐसा ना हो, यानी कि ये बिल्कुल देखो, ये देखो बिल्कुल ऐसा हो जाए, तो इसे अपन फ्लैट फुट कहते हैं। और ये एक सीरियस इशू भी है, और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मेडिकली आप अनफिट भी हो सकते हो बहुत सारे एग्जाम्स में, खासकर आर्मी में। तो देखिए, आवर फिट एक्ट एज द बेस ऑफ सपोर्ट फॉर द बॉडी वाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, है ना। फ्लैट फुट यानी फॉलन आर्क भी कहते हैं इसको, इज कॉमनली फाउंड among newborn babies, but it becomes a postural deformity if it still persists during the later childhood, है ना। तो मोस्टली चीजें आप देख रहे होंगे बचपन में सभी को रहती ही हैं, लेकिन अगर ये कंटिन्यू रह जाए आगे तक, तब तक फिर ये दिक्कत बन जाती है। द चिल्ड्रन विद फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी कैन नॉट बिकम एफिशिएंट स्पोर्ट्स पर्सन, ये सच है। हमारा एक दोस्त था, वो मतलब पता नहीं भाई शोएब अख्तर से इंस्पायर था कि क्या, बहुत दूर से वॉक करके आता था,
और मान के चलो उसने 4-5 ओवर डाले तो एक दो बार गिर ही जाता था, तब हमें नहीं पता होता था। अब हमें धीरे धीरे समझ में आया। हमें लगता था कि कहीं गड्ढा हो गया होगा, क्योंकि पुराने टाइम पे मतलब अभी भी कई ग्राउंड्स ऐसे हैं जो कि बैलेंस्ड नहीं है। अपन इंटरनेशनल लेवल पे तो देखते एकदम मस्त चमचमाती घास, मस्त चमचमाता हुआ पिच, और टक से चौका लगे तो मजा आ जाता है ना। लेकिन वो एक्चुअली में हमारे टाइम पे नहीं था भाई, हमारे टाइम पे कंकड़ वंकड़ सब थे, तो हमें ऐसे लगता था। लेकिन अब हमें धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये है, क्योंकि वो आर्मी में एक बार फेल हुआ तब उसको पता चला कि उसका फुट फ्लैट है ना। तो ये भी एक पॉइंट है। तो ये कई बार ऐसा होता है, बच्चों को नहीं पता होता है। तो अगर आप नोटिस करते हो या किसी के भी है तो आप एक बार जरूर चेक कीजिए अपने आप को, और अगर है तो प्लीज उस पर वर्क कीजिए, है ना। चलिए जी, रीजन ऑफ फ्लैट फुट क्या हो सकते हैं। तो द मेन कॉज ऑफ फ्लैट फुट इज वीक मसल्स, है ना, मसल्स आपकी वीक है। वीक मसल्स ऑफ द फुट कैन नॉट बियर द बॉडी वेट, हेंस द फुट बिकम फ्लैट और विदाउट आर्क, है ना। अगर बहुत ज्यादा वजन है तो जाहिर सी बात है ये जो हड्डी का जो गैप है ये नहीं रहता, नीचे आ जाता है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये तो। अलॉन्ग विद दिस रैपिड इंक्रीज इन बॉडी वेट, इम्प्रॉपर शूज, कैरिंग हैवी वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड आर ऑल्सो द रीजन ऑफ फ्लैट फुट। एक शूज था, आई गेस HRX कंपनी का शूज था। उसमें पता है वो लोग क्या करते थे, जो शूज होता है ना उसमें एक ऐसे उठा हुआ ही पोर्शन रखते थे, ताकि आप पाँव ऐसे रखोगे ना तो ये ना पहले इनिशियली मुझे बड़ा अजीब सा लगा, थोड़ी गुदगुदी सी भी होती थी, है ना। फिर यार मुझे मजा आने लगा, जब मैं दौड़ता था ना तो मुझे बड़ा मजा आने लगा। ये कुशन लगा देते थे, एक्स्ट्रा कुशन लगाते थे। जैसे शूज में क्या है कि आप जो अच्छे शूज लोगे तो उसमें वो ऐसे पैटर्न से ही बना होता है कि आपका पाँव ऐसे आता है तो यहाँ कुछ रहता है, बट उन्होंने ना एक्स्ट्रा ये ऐड ऑन कर रखा था, या स्पॉन्ज सा या कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रखा था। तो पहले तो थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर उसके बाद है बड़ा मजा आ रहा है, गुदगुदी हो रही है, टिंग 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 टिंग, है ना। तो ऐसे शूज पहन सकते हो आप। हालांकि अब वो आता ही नहीं है, मुझे वो कलर भी बहुत पसंद था, है ना। लेकिन फिर वो अब आउट ऑफ दी स्टॉक है कम से कम 2 साल से, तो अब तो मैं फिर ले भी नहीं रहा, देख भी नहीं रहा हूँ अब। तो बड़ा मजेदार शूज था। तो शूज से भी काफी इस पे इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है जी। नाउ द फॉलोइंग एक्सरसाइज शुड बी डन। वॉकिंग ऑन हील्स पे वॉक कीजिए। वॉकिंग ऑन इनर एंड आउटर साइड ऑफ द फीट, ये मैंने फुटबॉल के वक्त, जैसे आपने देखा होगा फुटबॉलर्स को ना मोच बहुत आ जाती है कई बार रनिंग करते करते, मैं करता था ऐसे 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 चलता था, कभी ऐसे उल्टा उल्टा करके भी चलता था ऐसे। अब मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, है ना, वरना मैंने इसकी बहुत एक्सरसाइज की है, और थैंकफुली भगवान की दया रही कि मेरे कभी भी एंकल ट्विस्ट और ये वाली प्रॉब्लम कभी आई ही नहीं है, कभी नहीं आई है। तो क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, पट्टी एकदम गर्म पट्टी ऐसे पाँव पे एड़ी के सामने बांध देते हैं कि भाई कहीं अगर ट्विस्ट हुआ तो गए, 2-3 महीने के लिए चले जाते हैं लोग, है ना, मतलब नहीं खेल पाते। तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, तो ये मैंने काफ़ी किया है, आप भी जरूर कीजिए। और थोड़ा मजा भी आता है, थोड़ा फन अकेले में कर लीजिए अगर कोई ज़्यादा मजाक उड़ा रहा था। बट मुझे तो, मैं तो ढीठ आदमी हूँ, कोई मजाक भी उड़ाता मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, है ना, क्योंकि मुझे तो पता है ना मेरे लिए सही है। वॉकिंग ऑन टोज, वरना कोई कहे हाँ भाई चढ़ा ली क्या है, रात की उतरी नहीं है, ये सब फालतू जोक्स करते ही हैं। द शूज शुड बी प्रॉपर शेप एंड साइज, शूज प्रॉपर शेप और साइज के होने चाहिए। डोंट वॉक बेयर फुट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ये मेरे लिए प्रॉब्लम थी। मतलब जब हम स्कूल में थे तो नंगे पाँव खेला करते थे यार, और नंगे पाँव मैंने कम से कम बहुत साल तक खेला है, बहुत साल तक। इनफैक्ट इसकी तो मेरी यादें भी है कि हमारे जो प्रिंसिपल से हुआ करते थे, मैं केवी से पढ़ा हुआ हूँ, अगर केवी से हो आप लोग तो आप लोग शायद जानते होंगे, वहाँ पे स्पोर्ट्स का ना काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, मतलब वो देते हैं मौका। तो हम खेलते थे, तो मैं यार नंगे पाँव खेलता था, इसलिए नहीं कि शूज़ नहीं थे, इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता, मुझे ना नंगे पाँव खेलने में थोड़ा भरोसा आता था कि जैसे अपन बॉल के नीचे यूं करके अंगूठा अंदर डाल के यूं उचका देते थे और लेफ्ट से पटाख से मार देते थे। वो मेरे को ना शूज़ में नहीं हो पाता था थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राउंड भी ऐसे थे। घास में तो क्या है, घास ऊपर रहती है, बॉल उसके ऊपर रहता था। तो आप जैसे ये बॉल है ना, जैसे समझ लो ये बॉल है, ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, ऐसे नीचे मारोगे, ऐसे नीचे, तो आप जैसे जूते यहाँ नीचे लगाओगे इसको उठा सकते हो और लेफ्ट से फटाक से मार सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है, लेकिन जब जमीन होती है ना तो थोड़ा शूज को ऐसे ले जाओ और उसमें थोड़ा ना टाइम लगता है, या फिर शायद मैं उतना एफिशिएंट नहीं था, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो मुझे नंगे पाँव में बड़ा आसान होता था, मैं अंगूठे यूं लगा देता था, उचकाता था और लेफ्ट से फटाक मारता था, मुझे बड़ा मजा आता था, है ना। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला भाई इससे तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मेरे प्रिंसिपल साहब मुझसे कहते हैं कि आई हैव सीन यू स्कोर्ड मैनी गोल्स विद बेयर फुट, सो आई विल नॉट गिव यू शूज, अदरवाइज यू विल नॉट स्कोर। फिर उन्होंने मुझे कहानी बताई कि इंडिया एक बार गई थी, क्वालिफाई हो गई थी फुटबॉल के लिए वर्ल्ड कप में, या कहीं मतलब बड़े लेवल पे क्वालिफाई हो गई थी, बट उनको विदाउट शूज़ खेलने की आदत थी और वहाँ शूज़ के बगैर खेलने नहीं दे रहे थे। तो इस वजह से इंडिया ने एक अच्छा चांस खो दिया। तो मैंने कहा है इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर मैंने शूज़ पहनना स्टार्ट कर दिया। मुझे शूज़ ना इतने पसंद नहीं है बेसिकली, मैं सिर्फ तभी पसंद करता हूँ जब मुझे खेलना मिलना हो। तो बट फिर जब मैंने ये सब पढ़ा था ना, तो मैंने कहा भाई इसको तो करना पड़ेगा भैया, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो भैया जी बेयर फुट पे ना खेलें, ना वॉक करें, है ना। जैसे घास वास पे वॉक करते हैं ना, तो घास क्या है, उतनी समतल नहीं होती, घास का बीच में घास का भी हिस्सा है। अगर आप प्लेन सरफेस पे ज्यादा देर तक वॉक करोगे तो ये प्रॉब्लम आती है। ओबेसिटी शुड बी अवॉइडेड, एक बात याद रख लीजिए, तीनों ही केस में ओबेसिटी का पॉइंट तो आया ही है। परफॉर्म अंधमुख अंधमुख वसवा आसन, हाँ अंधमुख शवासन,
परफॉर्म्ड इन सूर्य नमस्कार और वज्रासन भी आप कर सकते हो, या फिर ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। इसमें बड़ा मजा आता है, इसमें स्ट्रेचिंग ना, ये जो एरिया है ना, यहाँ पर जब स्ट्रेचिंग पड़ती है ना, उसके बाद जो रिलैक्सेशन मिलता है, आह भाई क्या रिलैक्सेशन मिलता है भाई। स्ट्रेचिंग करके देखो, आप ऐसे करके देखोगे ना तो यहाँ पर स्ट्रेच पड़ेगा, है ना, ये वाले एरियाज पे अगर उस पैर से करते हो स्ट्रेच पड़ेगा, लेकिन भाई वो स्ट्रेच का जो आनंद है ना भाई, वो कहीं और मिलता ही नहीं है। और कई बार दो पैरों को जो करते हो आप, जब दोनों पैर यहाँ पे रख के, उसमें भी अपन अभी आसन योगासन में भी देखेंगे, तो इससे आपके चांसेस हैं। देखो आप ये देखो ना, ये खींच रहा है ना, तो ये देखो यहाँ पे ये कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, तो ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया जी। अगला राउंड शोल्डर। भैया राउंड शोल्डर अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत लोगों के होते हैं, कुछ के कम होते हैं, कुछ के ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट एक पल के लिए तो मुझे भी लगने लगता है, अगर आप देखोगे तो यूं अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा भी राउंड शोल्डर है, बट बेसिकली ये है नहीं, एक्चुअली ऐसे है ये। तो पर फिर मैंने वही स्टार्ट कर दिया, ऐसे एक्सरसाइज करना, ऐसे करना, डंडा यहाँ लगा के टिंग 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 टिंग, है ना। अब आप एक चीज देखना कि मोस्टली क्या होता है कि अब अपने ना लैपटॉप का काम है, जैसे हमारा भी लैपटॉप का काम है, बहुत सारे टीचर्स का लैपटॉप का ही काम है, या फिर वो पेन टैप पे, तो जैसे अपन नोट्स बनाते हैं, तो आप ये देखो ना, नोट्स आप ऐसे ऐसे करके थोड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते ना, आपको तो ऐसे होना ही पड़ेगा, तो होना पड़ेगा, तो ये ऐसे हो जाता है। तो ये चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है कि भाई आप नोट्स रेगुलरली बना रहे हो, जरूरत भी है, पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ करना है, तो बीच बीच में ये एक्सरसाइज भी आपको करते रहनी है। ठीक है, तो ये मोस्टली लोगों के लिए, खासकर जो हमारी फीमेल्स होती हैं या जो हमारी मदर्स हैं, अगर आप उनको नोटिस करोगे, है ना, विलेजेस में आप मदर्स को नोटिस करोगे या फीमेल्स को नोटिस करोगे, तो उनके भी राउंड शोल्डर्स ही हो जाते हैं, है ना, राउंड शोल्डर्स ही हो जाते हैं, ये उनमें भी बहुत ज़्यादा पाया गया है। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा ध्यान देना, है ना। और हालांकि थोड़ा मुश्किल है पेरेंट्स को मना पाना, है ना, दादा दादी को आप मना सकते हो, मम्मी लोगों को नहीं मना सकते, वरना उनका एक ही डायलॉग था, हमर जन्म छोरा हमका ही सिखावत है, अच्छा इतना बड़ा हो गेले तू, तो ये थोड़ा संभल के ही करना पड़ता है ना, क्योंकि हम अपनी मम्मी को कहते हैं, मम्मी यही सुना देती है, तो भाई ठीक है माँ माँ माँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो राउंड शोल्डर, इन दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटी द शोल्डर्स बिकम राउंड एंड समटाइम्स दे सीम टू बी बेंट फॉरवर्ड, है ना। तो ये देखो, ये जो है ना, ये शोल्डर ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये राउंड हो गया ना, आपको दिख रहा होगा, ये तो दिख रहा होगा, राउंड हो गया, है ना, ये पॉइंट। तो रीजन ऑफ राउंड शोल्डर, ड्यू टू पुअर पोस्चर हैबिट्स, हेरिडिटी, मसल्स इंबैलेंस, टाइट फिटिंग क्लोथ्स, ये प्लीज ध्यान दीजिए, है ना, बहुत सारे लोग पहनते हैं, इंजरी, डिसीजेस एटसेट्रा। पुअर पोस्चर हैबिट्स इंक्लूड यूजिंग स्मार्टफोन्स, ये देखो आ गया, टैबलेट, कंप्यूटर, ड्राइविंग, कैरिंग हैवी वेट्स, उसको उठाना पड़ेगा, ये उठ क्यों नहीं रहा भाई, इससे उठेगा क्या, अरे ये कैसे उठेगा भाई, हाँ उठ गया, उठ जा भाई, अच्छा इससे ज्यादा नहीं हो सकता ये, ओके ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। एंड सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, नीचे लिखा हुआ सिटिंग फॉर, आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो आपको पूरा मिलेगा, है ना। एंड सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, तो जब आप ज्यादा समय तक बैठे रहते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, टैबलेट यूज करते हो, रील यूज करते हो, तो रील भी तो अपन सो के यूं ही करते हैं, ऐसे करके तो रील कर नहीं सकते, है ना, ऐसे करके कैसे कर सकते हैं कि ऐसे एकदम चौड़े हो गए, ठीक है जी, तो वो भी नहीं। अच्छा इसमें ना मुझे बड़ी एक फनी चीज लगती है, जैसे जिम वाले लोग हैं, वो जब वेट लिफ्टिंग करते हैं तो ऐसे करते हैं, कमर को थोड़ा ऐसे रखते हैं, ये और उनके कंधे ऐसे ऐसे हो जाते हैं, आपने देखा होगा। अब ये तो हो गया उनका ऐसा, ठीक है लेकिन उनसे कह दो इसको ऐसे पकड़ के दिखाएं, है ना नहीं पकड़ पाते, वो यहाँ पर ऐसे हाथ लगा के दिखाएं, नहीं लगा पाते। तो भाई ज्यादा ऐसे भी नहीं रहना है और ज्यादा ऐसे भी नहीं रहना, भाई नॉर्मल रहो, है ना, आगे भी हाथ जा रहे हैं, पीछे भी हाथ जा रहे हैं, ठीक है, ये पकड़ भी पा रहे हो आप, ओके जी, ठीक है, तो ये राउंड शोल्डर कहलाता है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, इसके करेक्टिव मेजर्स क्या है। सबसे पहली बात, कीप योर टिप्स ऑफ फिंगर ऑन योर शोल्डर्स एंड रोटेट योर एल्बोज इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आप अपने जो फिंगर्स हैं उसको शोल्डर्स के ऊपर रख सकते हो, यही वाला, ये टिडिंग 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 डिंग 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 डिंग, है ना, ये कर सकते हो आप, ठीक है जी। होल्ड दी हॉरिजॉन्टल बार ऑफ फॉर सम टाइम, हॉरिजॉन्टल आप कई बार रख सकते हो, वही होल्ड करके जो अपन ऐसे डंडा फंसा लेते हैं। परफॉर्म चक्रासन, धनुरासन रेगुलरली, डोंट सिट, वॉक और स्टैंड इन अ बेंट पोजीशन, अवॉइड टाइट फिटिंग क्लोथ्स, भैया जी इसको अवॉइड करो यार, बहुत लोग करते हैं ये लोग, और एक तो पता नहीं, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सॉरी मुझे पता नहीं अच्छे भी नहीं लगते इतने, लेकिन ठीक है सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मैं उस पर कोई बोल नहीं रहा भाई, बट अगर आपको ऐसी वाली प्रॉब्लम हो तो प्लीज अवॉइड करो। अवॉइड सिटिंग ऑन दी अनकंफर्टेबल फर्नीचर, अनकंफर्टेबल फर्नीचर पे भी आपको नहीं बैठना है, ये आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है जी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो कोई ज्यादा वो नहीं है, आप नाम से भी समझ पा रहे होगे कि इसका मतलब क्या है और इसके कैसे आप ठीक कर सकते हो। अब बारी आती है लॉर्डोसिस।
हाँ जी, ये क्या है भैया जी, इट इज एन इनवर्ड कर्वेचर। अब इसको अच्छे से समझिएगा, है ना, इसको अच्छे से समझिएगा। इसमें क्या है ना, ये एस बनाता है, ये देखो, ये यहां से जो उठा ना, ये हिप के साइड से ये ऐसे जाके ये ऐसे, ये एस टाइप का बनाता है, ठीक है जी, एस टाइप का। नॉर्मली क्या होता है, ये होता ऐसे ही है, लेकिन ये थोड़ा सा कम होता है ना, ये कम होता है, ये ज्यादा हो गया। तो जब ये ज्यादा हो जाता है ना, ये देखो, तो ये जो हिस्सा है ना, ये ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं, ये यहां से ऐसे होके जाए ना, तो ये ठीक रहता है। ये जो लाइन है ना, ये ठीक रहती है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसमें अपन इसको बोलते हैं लॉर्डोसिस। फिर इसमें क्या है भैया, इनफैक्ट इट इज एन इंक्रीज्ड फॉरवर्ड कर्व इन दी लंबर रीजन, है ना, ये लंबर रीजन में इंक्रीज फॉरवर्ड की तरह हो जाता है। द स्पाइन कर्व्स आर लिटिल इन नेक, अपर बैक एंड लोअर बैक, ठीक है जी। तो वो थोड़ा सा लिटिल कर्व हो जाती है। दीज कर्व्स विच क्रिएट्स द स्पाइन्स एस शेप, तो इसकी वजह से वो एस शेप में दिखाई देता है, एंड कॉल्ड काइफोटिक यानी अपर बैक एंड लॉर्डोटिक नेक एंड लोअर बैक। Lordosis is a spinal deformity in which the angle of arc the lower back is reduced. This leads to an increase and exaggeration of normal concavity and lumbar region of spine, ठीक है जी। तो इससे ये प्रॉब्लम आ जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्वे बैक। अब देखो यहां पर क्या होता है कि ये जब चीजें आती हैं तो ये ऐसे पीछे से निकल जाता है, तो ये हमारे लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्पाइन के लिए, है ना। और ये एस शेप बनाता है, ये थोड़ा सा एस शेप बनाता है। यहाँ पे ये ना थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। और ये देखो, ये यहाँ पर ये जो रेड कलर है ना, ये देखो, ये भी यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, यहाँ से जाना चाहिए थोड़ा सा, थोड़ा तो रीड किया डिपेंड होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती कि एस शेप बनाते, तो इसे अपन लॉर्डोसिस कहते हैं, ठीक है जी। नाउ इसके रीजन क्या है, जनरली इम्बैलेंस डाइट, इम्प्रॉपर एनवायरमेंट, माल न्यूट्रिशन, improper development of muscles, obesity, accident and disease affecting vertebrae and spinal muscles are the reason of lordosis। तो ये सारे reasons हैं इसके, ठीक है जी। पर इसमें आपको ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान भी रखना चाहिए, ठीक है जी। इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्पाइनल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है जी। और ना ये मतलब तो थोड़ा दौड़ लो तो दिमाग खराब हो रखा है, ये ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। आप अपने आसपास भी ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको दिखाई देगा। चलिए इसके करेक्टिव मेजर्स क्या है। सबसे पहली बात तो बैलेंस डाइट, ये कॉमन बात है, बैलेंस डाइट लीजिए भैया जी। ओबेसिटी शुड बी केप्ट अवे, ओबेसिटी दूर रखनी है भैया जी। while maintaining a standing position, bend forward from hip level, repeat this exercise for 10 times, ठीक है जी। तो जब आप आगे बैंड करो ना तो देखो समझना, ये ऐसे, अरे यार कैसे, ये हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। दिख पा रहा है क्या, ये हिस्सा ये उठा हुआ है, दिख रहा है ना भाई, हाँ थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है ठीक है। ये हिस्सा जो है, ये मतलब बेसिकली जब आप झुकते हो ना तो ये ऐसे बेंट होता है, ठीक है जी। मोस्टली लोग जब यूं झुकते हैं तो ये देखो, ये पीठ दिख रही है आपको, ये वाली, जबकि ऐसे होनी चाहिए। दिख गया, हाँ अब दिख रहा है ना, ये देखो ये ऐसे हो रही है, ये ऐसे होनी चाहिए, ठीक है जी, समझ गया ना। तो ये यहां पर पॉइंट बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है जी। lie down on your back and raise your head and legs simultaneously